हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस पीवाईक्यू। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है। जो भी बच्चे पहले से जुड़ रहे होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको क्या कराया जा रहा है। मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उसमें आपका साइंस बैकग्राउंड है, यानी आपका साइंस सिलेबस में अगर पूछा जाता है, तो फिर आपको इस वीडियो की जरूरत है। आप इस वीडियो को देख के अपना ये जान सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन, कैसा पैटर्न पूछा जाता है। आप रेलवे का, स्टेट का, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। लगभग सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है। ठीक है। तो चलिए, जो बच्चे पुराने आए होंगे उनको पता होगा, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि लेक्चर 1 से आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे, तभी आप लोग को अच्छा से एक माहौल पता चलेगा, एक अच्छा सा आप लोग कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से। चलिए, तो आज का इस हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोशिकाओं की आंतरिक सभी गतिविधियों और कोशिकाओं की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। यह 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोशिका की जो आंतरिक सभी गतिविधियां, यानी कोशिका की जो अंदर की सभी गतिविधियां होती है, और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण, जो 3 इंपॉर्टेंट जो सेल का पार्ट्स होता है, उनके विशेषताओं के कारण संभव होती हैं। वे 3 विशेषताएं निम्न में से कौन कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए है प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और गोल्जी का है। बी है माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और गोल्जी का। डी हो गया आपका प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य। बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ठीक है, सोचने का 5 सेकंड तुम लोग को मैं देता हूं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, तो देखो ध्यान से सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उस सेल का पावर हाउस होता है। इसको सेल पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात किया जाए, इसका जो खोज किया था कोलिकर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कोलिकर किया था, लेकिन इसका जो नाम रखा था ना, वो सी विंडा नाम रखा था। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया था वो कोलिकर के द्वारा किया गया था। कोलिकर कब किया गया था? तो 1880 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। लेकिन जो माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो नाम रखा गया था वो सी बेंडा रखा था। इसका जो नेम रखा था सी बेंडा। ये कब रखा था सी बेंडा? तो 1898 ईस्वी में ये आपका नाम रखा था। 1898, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान से समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात किया जाए तो इसका खोज किया था कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में। लेकिन खोज तो ये कर दिया था कोलिकर, लेकिन इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम पड़ा, ये नहीं दे पाए माइटोकॉन्ड्रिया नाम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था वो सी बेंडा दिया था। ठीक है, जिसको सी का फुल फॉर्म कार्ल होता है। कार्ल बेंडा ने दिया था 1898 ईस्वी में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा है? तो अल्टमैन ने कहा था। किसने कहा था? अल्टमैन ने कहा था। ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में अगर पूछ देगा, नोट बना के लिखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम से किसने संबोधित किया था? अल्टमैन इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन वाली झिल्ली होती है। कल मैंने बताया हुआ था। ठीक है, कल मैंने बताया हुआ था सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नो मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने कल बताया हुआ है। एक बार मैं तुम लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अच्छा, कल की वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो माइक का जो बैटरी होता है वो लॉस हो गया था, जो मुझे पता नहीं चल पाया था। पता नहीं चलने के कारण तुम लोग वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ गया होगा। अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग नोट्स देना और इसको याद रखना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उसको याद रखना। डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन किसमें होता है, डबल मेम्ब्रेन, और किसमें होता है सिंगल मेम्ब्रेन, इसको याद रखना है। सिंगल मेम्ब्रेन, उसके बाद नो मेम्ब्रेन, किसी भी प्रकार की कोशिका झिल्ली से घिरी नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिखेंगे डबल मेम्ब्रेन में, वैसे मैं कल भी बता दिया हूं लेकिन थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं आज थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। देखो डबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि जो दो झिल्ली युक्त कोशिकाओं से घिरा हुआ है। सिंगल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है जो सिर्फ एकल झिल्ली कोशिकाओं से घिरा हुआ है। नो मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि जो किसी प्रकार की झिल्ली से घिरा नहीं हुआ है। तो डबल मेम्ब्रेन की अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये तुम्हारा जो हो गया, ये तीनों के पास खुद का डीएनए होता है। नोट्स में लिखेंगे खुद का डीएनए होता है, इन लोगों के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो ईआर यानी इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका, ठीक। देखो तुम बेशक हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो लेकिन कोशिश करना कि जो ये सब नाम है ना वो सब इंग्लिश में याद रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हिंदी का बहुत सारा नाम होता है, ठीक ना, लेकिन इंग्लिश का सिर्फ एक ही नाम होता है। तो कोशिश करना कि हिंदी तो पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना जानकारी जो नेमिंग वर्ड्स है ना उसको इंग्लिश में रखना। जैसे ईआर, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। उसके बाद ईआर के बाद हो गया तुम्हारा गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी, BODY, गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है, कल की वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद वोक्यूल, रसधानी हिंदी में बोलते हैं इसको, वोक्यूल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सिंगल मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेन जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है वो होता है राइबोसोम, राइबोसोम। उसके बाद हो गया सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है, लिखेंगे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखो समझेंगे इसको। डबल मेम्ब्रेन की अगर बात किया जाए तो डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये तीनों के पास खुद का डीएनए होता है, यानी अपना डीएनए इन लोग के पास मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, इसका वही नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। ईआर सिंगल मेम्ब्रेन में ईआर यानी इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी कहते हैं, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही कहते हैं, वोक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहा जाता है। उसके बाद जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है तो राइबोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, उसके बाद न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखना है, इसको, इससे बहुत अच्छा खासा तुम लोग का क्वेश्चन बनता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया था। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड नंबर में आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें, निम्नलिखित में से किससे संकुचन यानी कंट्रैक्शंस और शिथिलीकरण यानी रिलैक्सेशंस के परिणाम स्वरूप के अंग में गति होती है। फिर से समझेंगे, निम्नलिखित में से किससे संकुचन, जिसको इंग्लिश में कंट्रैक्शंस कहते हैं, और शिथिलीकरण, शिथिलीकरण रिलैक्सेशंस के परिणाम स्वरूप अंग के गति होती है, अंग के गति होती है, यानी अंगों में गति होती है, ये पूछना चाह रहा है। अराबिक टेक्नीशियन ग्रेड 3 29/12/2024 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा हुआ है रेलवे में। ऑप्शन ए है आपका तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है पेशीय कोशिका, ऑप्शन सी है उपास्थि, ऑप्शन सी है अस्थियां। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, पेशीय कोशिका, ठीक है।
पेशीय कोशिका जो आपका आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका के बारे में सब लोग जानते होंगे, ठीक है। उपास्थि किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। उपास्थि, जैसे उपास्थि ऐसा समझो इसको कि जो कान का जो हड्डी है ना, कान का हड्डी का एग्जांपल ले लो। कान का जो हड्डी होता है, हड्डी ये मजबूत, ये मतलब कठोर ज्यादा नहीं होता है, लस मतलब क्या उसको बोलते हैं, लस, अरे मतलब ये मतलब इसको आसानी से दबाया जा सकता है, ये ऐसा हड्डी है। जैसे कान, अपना कान पकड़ो और उसको अच्छा से देखो, उसमें उस कान में भी तुम्हारा हड्डी है, लेकिन उसको देखो हल्का हल्का मुड़ जा रहा है ना, नाक का हड्डी हल्का हल्का मुड़ जा रहा है ना, तो उसी को उपास्थि बोलते हैं। यानी कान का हड्डी से एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, तो वही हल्ला हड्डी को उपास्थि कहा जाता है। अस्थियां तो सबको पता होगा कि हड्डी होता है, ठीक है। जो तुम्हारे नॉर्मल्स होते हैं वो तुम्हारे हड्डी होते हैं, अस्थियां उनको बोलते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है कहलाते हैं, बताइए। वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है एक कोशिकीय जीव, ऑप्शन बी है बहुकोशिकीय जीव, ऑप्शन सी है एकल एकल, ऑप्शन डी एक लिंगी। बताइए। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना तो सिंपल है यार, अगर ये नहीं जान रहोगे तो फिर रेलवे का तैयारी करवे मत करो, तुम चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी मत करो। ये नहीं बन पा रहा है तो फिर बेकार है तुम्हारा पढ़ना लिखना। ये सिंपल बोल रहा है कि वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है, ऐसे भी नाम से भी पता चल रहा है जिसमें एक कोशिका होती है उसे एक कोशिकीय ही कहेंगे, ठीक ना। तो एक कोशिका की अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल देख लो। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं? तो बैक्टीरिया, ठीक है, लिखना नहीं है, समझ लो। बैक्टीरिया आएंगे, उसके बाद तुम्हारा अमीबा आ जाएगा, अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम, पैरामीशियम। ये सब याद रखना है, एग्जाम में देके पूछ देगा, ये सब हाईलाइटेड एग्जाम्पल है, ठीक ना। ऐसे दे देगा तुम्हारे एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है, 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें एक बैक्टीरिया भी रख देगा, ठीक ना। तो तुमको नहीं पता रहेगा कि बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है तो मार के आ जाओगे डबल द्विकोशिकीय जीव, गलती हो जाएगा ना। तो इसको याद रखना, ये सब हाईलाइटेड एग्जाम्पल है, इसको छोड़ा नहीं जाता है। और एक ईस्ट, ईस्ट ईस्ट को भी याद रखना। ईस्ट क्या होता है पता है ना? ईस्ट मिलाया जाता है ब्रेड में यार, उसी की वजह से ब्रेड में ब्रेड बनता है, ईस्ट की वजह से जीवाणु है ईस्ट, ठीक है। चलिए तो एक कोशिकीय जीव का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, और उसके बाद जीवाणु भी हो जाएगा तुम्हारा, वो भी याद रखना, एक जीवाणु भी हो जाएगा, और पैरामीशियम तो लिख ही लिए हम लोग। यूग्लिना भी हो जाएगा, ठीक है। यूग्लिना पानी में रहता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए तो उसके बाद बहुकोशिकीय अगर जीव की बात किया जाए तो कौन कौन सा होगा? बताइए बताइए, बहुकोशिकीय जीव का कोई भी बच्चा एग्जाम्पल बता सकता है? बताइए। इंसान का शरीर, सही जवाब। शरीर, मानव शरीर को बहुकोशिकीय बोल सकते हैं, मानव शरीर। हम लोग का जो शरीर है वो बहुकोशिकीय जीव से मिलकर बना है। मानव का जो शरीर है, आपका जो शरीर है, वो बहुकोशिकीय जीव से मिलकर बना है, क्योंकि मानव के अंदर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, तो उसे बहुकोशिकीय की श्रेणी में लाया जाता है। एक कोशिकीय जीव जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा। अमीबा जो होता है वो जो अगर वो अपना संतान उत्पन्न करता है तो अपने आप को अलग कर लेता है, द्विखंडन विधि से अपने आप को अलग कर लेता है, और 2 संतति में टूट जाता है, तब जाके एक अमीबा का जन्म होता है, ठीक ना। तो ये एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है, और ये बहुकोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना, एक कोशिकीय वाला खासकर याद रखना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकाओं के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26/12/2024 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। बताइए, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए क्या है? प्राकेंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ऑप्शन बी है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। उसके बाद ऑप्शन सी सुकेंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी यूकैरियोटिक। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य
अंगक उपस्थित होते हैं। बताइए चौथा का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक झिल्ली आपका अनुपस्थित रहेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीव में आपका केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, ये करेक्ट बात है। कौन सा विकल्प सही पूछा है ना, सही पूछा है ना। हाँ तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ये सही है भाई। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमको लगा कि नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा विशेषता देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो देखो प्रोकैरियोटिक, ये देखो ये आपका प्रोकैरियोटिक हो गया और ये आपका यूकैरियोटिक हो गया। इसमें हम लोग डिफरेंट समझेंगे, ठीक है। वैसे तुम लोग को पता होगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। अगर नाभिक की बात किया जाए तो नाभिक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा, यानी न्यूक्लियस नहीं होगा। उसके बाद यूकैरियोटिक में नाभिक उपस्थित होगा, स्पष्ट नाभिक होता है यानी उपस्थित होता है। उसके बाद अगर आकार की बात किया जाए, आकार का, तो आकार में छोटा होगा, 1 से 10 माइक्रोन मीटर, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक बड़ा होगा 10 से 100 माइक्रोन मीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो बता दे रहे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बता देंगे। डीएनए की बात किया जाए तो डीएनए इसमें वृत्ताकार होता है और न्यूक्लियाइड में होता है। उसी प्रकार से अगर यूकैरियोटिक में डीएनए की बात किया जाए तो रेखीय होता है और नाभिक में डीएनए इसका होता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग की बात किया जाए तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक में आपका अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम छोटे होते हैं, 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। फिर से सुन लो, प्रोकैरियोटिक में 70 एस का राइबोसोम पाया जाता है, वही तुम्हारा यूकैरियोटिक में 80 एस का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस, यूकैरियोटिक में 80 एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोशिका विभाजन की अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक में आपका द्विखंडन से विभाजन होता है, जैसे अमीबा का एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बताया हुआ है। उसके बाद यूकैरियोटिक में आपका जो कोशिका का विभाजन होगा वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा। अगर उदाहरण के बात किया जाए तो एक अभी जस्ट मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक का, तो बैक्टीरिया हो जाएगा और साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। वही अगर यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जस्ट मैंने बताया। कोशिका भित्ति की अगर बात किया जाए तो सामान्यतः उपस्थित होंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति सामान्यतः उपस्थित होंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और पादप में उपस्थित होगा लेकिन जंतु में नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ दो, जटिलता वाला छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इसमें से इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, और कोशिका भित्ति, ये जो टिक मैंने मारा है ये सब तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग, और स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ठीक ना। अच्छा एक चीज तुम लोग और यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा इसको देख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंस बन जाता है तुम लोग के लिए। हाँ तो देखो, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पूछ देगा अगर तुमको कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपको बोलना है काइटिन की। लिख लो तुम लोग, काइटिन। कवक कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। वहीं अगर जीवाणु की बात किया जाए तो जीवाणु का पेप्टिग्लाइकोन से बना होता है, पेप्टिडो ग्लाइकन, जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। वहीं अगर शैवाल की बात किया जाए तो शैवाल का सेलुलोज से बना होता है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। और जंतु में कोशिका भित्ति की झिल्ली, झिल्ली सही जवाब। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होगा, जंतु में कोशिका झिल्ली होता है। जंतु में जो कोशिका झिल्ली होगा, यहां पे लिख लो, जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, न कि भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन व वसा का, ठीक है। यहाँ पे इसका कवक का था, ये कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है,
जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से, और शैवाल की कोशिका भित्ति, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसको ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखना है। जितना एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जा रहा है उसको एकदम अच्छा तरीका से तुम लोग को ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आपके एग्जाम के लिए होता है। याद रखना, इसमें जो पाया जाएगा कवक में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, ठीक है, कवक में कोशिका भित्ति पाया जाएगा, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाया जाएगा, लेकिन जीवाणु में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता। एक नोट्स करके लिखना, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। कवक की कोशिका भित्ति, भित्ति और झिल्ली दोनों में डिफरेंट है। कवक की, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान सुनो, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना बेटा इसको, जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और वहीं जंतु में कोशिका झिल्ली प्रोटीन व वसा की बनी होती है, इसको ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग अपना नेक्स्ट, यहाँ पे थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे आप लोग, इसको याद रखना, और उसे बहुत बच्चा को याद होगा, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज कर लेना है। अगला 5 नंबर अपना अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है, यानी कितना कोशिका बनाती है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। तो देखो याद रखना है 4, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है। देखो समसूत्री कोशिका विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको कायिक कोशिका विभाजन के भी नाम से जाना जाता है, कायिक कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसके विभाजन के फलस्वरूप दो एक समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 नई संतति, ठीक है, 4 नई संतति कोशिका बनाती है, और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक संतति कोशिका यानी डॉक्टर सेल, ठीक है, डॉक्टर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। अभी जस्ट बताया हुआ था, अभी जस्ट बताया हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसमें जो मैंने इसका पढ़ा था, अभी जो मैंने तुम लोग को बोला था कि सिर्फ सुनना है, जस्ट अभी मैंने पीछे 10 सेकंड पीछे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था कि आधी हो जाती है, किसमें हो जाती है आधी, अर्धसूत्री विभाजन में। यहाँ पे देखो क्या पॉइंट दिया, आधी हो जाती है, किसमें हो जाती है, आधी हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में तुम्हारा मातृ कोशिका के आधी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका गुणसूत्र पर है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। देखिए परिभाषा, गुणसूत्र कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले धागे नुमा संरचना है जो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। कार्य, जो गुणसूत्र का कार्य होता है, सुनेंगे उसको, ये अनुवांशिक गुण यानी जेनेटिक्स ट्रैट्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के में पहुंचाते हैं। आप पूछोगे सर गुणसूत्र एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे होता है, तो देखो इंटरचेंज होता है जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जब ओवम यानी अंडाणु जब आपस में मिलते हैं और वो जब निषेचित करते हैं ना, जब वो फर्टिलाइज होते हैं, तो उनका जो संतति यानी जो संतान उत्पन्न होता है, तो वो माता पिता के गुण से बहुत ज्यादा मैच करता है, ठीक है, यानी अनुवांशिक पीढ़ी एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। आप घर में किसी बड़े बुजुर्ग को कहते सुने होंगे कि वो बाप पर गया है या माँ पर गया है, दादा पर गया है, दादी पे गया है, ठीक ना, तो वो इसी गुणसूत्र की वजह से होता है, ठीक है। माता पिता का जो डीएनए होता है वो बच्चा में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो वही गुणसूत्र का यहाँ पे बात हो रहा है। स्थान, इसका जो स्थान होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र का जो स्थान होता है वो यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के नाभि यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके संरचना की अगर बात किया जाए
तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। एग्जाम में पूछ देगा गुणसूत्र किससे मिलकर बनते हैं, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। अगर इसकी गुणसूत्र की संख्या की बात किया जाए तो प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। कितना होता है? 46 मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, यानी 23 जोड़े और 23 जोड़ा, मेल और फीमेल दोनों में होता है 23 जोड़ी, यानी टोटल मिलाकर आपका 46 गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद इसके दो प्रकार होते हैं, एक एटोमस, एक होता है लैंगिक गुणसूत्र एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। देखो मेल में जो होता है, देखो इसको समझो थोड़ा सा, हालांकि पता होगा तुम लोग को, मैं लेकिन रिवाइज करवा दे रहा हूँ। फीमेल और उसके बाद मेल, ठीक है, इसको माता मान लो और इसको पिता मान लो। देखो फीमेल में एक्स एक्स हमेशा से होता है, ठीक है, फीमेल में एक्स और एक्स हमेशा से होता है। उसके बाद मेल में एक्स और वाई होता है। ठीक है, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी ये डिपेंड करेगा उसका बाप पे, माँ पे कभी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि माँ में हमेशा एक्स और एक्स ही पाया जाता है। वही अगर तुम्हारा पिता की बात किया जाए तो पिता में एक्स और वाई पाया जाता है। अगर अगर पिता अगर एक्स देता है, ठीक है, एक्स देता है, तो एक्स और एक्स मिलकर एक लड़की बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लड़की का जन्म होगा। वहीं अगर जब माँ से एक्स आता है और पिता से जब वाई आता है, ठीक ना, तो ये तुम्हारा लड़का बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, एक्स एक्स मिलकर लड़की बनती है और एक्स वाई मिलकर लड़का बनता है। फीमेल में सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स पाया जाएगा और मेल में एक्स और वाई दोनों पाया जाएगा। ठीक है, बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा वो डिपेंड करता है उसका बाप पे। ठीक है, चलिए, तो उसका दृश्यता के बारे में अगर बात किया जाए गुणसूत्र का, तो कोशिका विभाजन माइटोसिस मियोसिस के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्रोमेटिड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्रोमेटिड्स एक गुणसूत्र के समान दो भाग होते हैं जिसे क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीमियर गुणसूत्र के का मध्य भाग जो दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम लोग को लिखवा दे रहा हूँ, उसको ध्यान से लिख लेना है, ठीक ना, ये तुमसे पूछा जाता है कि कभी कभी। ठीक है, देखो गुणसूत्र का फिगर तुम लोग से बनवा के पूछ देगा, गुणसूत्र का फिगर बनवा के पूछ देगा, तो गुणसूत्र का फिगर तुम लोग यहाँ पे बना के उसको अपने नोट्स कर लेना। देखो ये गुणसूत्र का फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। गुणसूत्र तुम्हारा कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार के से गुणसूत्र को आपका यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक ना, तो ये देखो जो सबसे ऊपर का भाग होता है ना, जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसको टेलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमियर। टेलोमियर कहते हैं, सबसे ऊपर का भाग को टेलोमियर कहते हैं गुणसूत्र का। इसे गुणसूत्र गुणसूत्र दिखने में ऐसा ही होता है, एल के टाइप का होता है। उसके बाद देखो इसको ऐसे अच्छा से बना दो, एक मिनट थोड़ा ऐसे ही रहना, मैं फिगर बना लेता हूं। इसके अंदर ये खाली जगह संरचना ऐसे ऐसे। चलिए, तो जो गुणसूत्र का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे टेलोमियर कहते हैं। नाम याद रखना है, ठीक ना, नाम याद रखना है। उसके बाद जो इसको अंदर का जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन होगा, इसको तुम जीन मान सकते हो, यानी जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ना, इसको जीन बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो इसका बाहर का आवरण होगा, ये बाहर का आवरण, इसको पेलिकल कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जहां पे ये मिलता है, ये जहां पे जो मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक ना, नहीं, इसको सेंट्रीमियर बोला जाता है, सॉरी, इसको सेंट्रीमियर बोला जाता है, सेंट्रीमियर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, इसको ध्यान रखना है। ये तुम्हारा गुणसूत्र का फिगर हो गया। ठीक है, गुणसूत्र का ये फिगर हो गया, एल टाइप का होता है। इसके अंदर हमने एक धागे नुमा संरचना बना दिया। जो धागे नुमा संरचना है उसको जीन मान सकते हैं हम लोग। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको टेलोमियर कहते हैं, और जो इसका बाहरी का आवरण होता है उसको पेलिकल बोला जाता है। और जो ये दोनों स्थान पे जहां पे मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीमियर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रीमियर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा अंतःकोशिका कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतत को, फिर से पढ़ दे रहा हूं यार, देखो ध्यान से समझना। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर शॉर्ट में बोल सकते हैं, इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डी प्लेटिट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा?
बोल रहा है कौन सा अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये बहुत बड़ा रोल करता है बाबू, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत बड़ा रोल करता है ये। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स में होता है, एक स्मूथ, एक स्मूथ होता है, एक स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ, ROUGHT, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। टू प्रकार का होता है, एक स्मूथ और एक रफ, ठीक है। राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम इस पर चिपके होते हैं, इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम, रफ पे राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। वही अगर स्मूथ की बात किया जाए तो स्मूथ जो है वसा का संश्लेषण करता है, इसको ध्यान रखना। इसके मैं हालांकि अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी तुम लोग फिलहाल इतना जानो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण में सहायक होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का ये संश्लेषण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये तुम्हारा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, यानी रफ मतलब खुरदुरा, हिंदी में खुरदुरा बोलेंगे इसको, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, मैं जितना बता रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज सब चीज ध्यान रखना, आगे तुम्हारा बहुत काम करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अब सही है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग राइबोसोम अगर बात किया जाए तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। 8 नंबर देखते हैं हम लोग, 8 नंबर, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमेटिन, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी यूकैरियोटिक, ऑप्शन डी प्रोकैरियोटिक। बताइए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज से एस और G2 अवस्था का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए टीलोफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी एनाफेज, ऑप्शन डी प्रोफेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी आरपीएफ में पूछा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसआई में सब इंस्पेक्टर में 9/12/2024 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए 9 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेज। इसको ध्यान रखना, अच्छा से ध्यान रखना है इसको, प्रोफेज जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है। कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो ये कल के लेक्चर में मैंने बताया हुआ था। तो कोशिका झिल्ली का जो प्राथमिक कार्य होता है बेटा उसको ध्यान रखना है, जो कोशिका झिल्ली होता है ना वो सबसे कोशिका का बाहरी आवरण होता है, और इसका काम जो होता है वो कोशिका में हानिकारक पदार्थ को एंट्री करने से रोकता है। कोई भी चीज पहले अगर आएगा तुम्हारे सेल में तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली से मिलना होगा उसको, और ये जितना भी अनवांटेड पदार्थ होता है सबको बाहर ही रख देता है, और जो जरूरी का चीज होता है उसको अंदर जाने देता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को विनियमित करता है, यानी ये समझो एक तरह से तुम्हारा बॉडी को मतलब बहुत अच्छा करने का कार्य करता है। जितना भी हानिकारक चीज होता है अंदर जाने नहीं देता है, सिर्फ अच्छे चीजों को जाने देता है, ये छाननी का काम करता है। हाँ 11th नंबर देखो, कौन सा क्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य विभाजन, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी असूत्री विभाजन, ऑप्शन डी समसूत्री विभाजन। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखो फिर से क्वेश्चन सुनो। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा में सुनिश्चित करती है? तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? देखो जो वीडियो को ध्यान से सुन रहा है ना वो बता देगा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अर्धसूत्री विभाजन। पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने इसका जिक्र किया हुआ था अर्धसूत्री विभाजन का। 12 नंबर देखेंगे, कोशिकाओं के तरल पदार्थ में के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था ऑप्शन सी पार्किंजन ने। किसने गढ़ा था? पार्किंजन यहाँ पे आपका गढ़ा हुआ था। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द जॉन जॉन पार्किंजन ने साल 1839 में गढ़ा। कब गढ़ा था? 1839 में गढ़ा हुआ था। ठीक है। कोशिका का वह जीवित भाग जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जिसकी खोज डुआर्डिन ने 1835 ईस्वी में की थी, परंतु इसके लिए सरकोड शब्द का प्रयोग किया गया था। हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया था। हक्सले साइंटिस्ट के बारे में हम अच्छा से जिक्र करेंगे आगे वाले लेक्चर में। जितना भी साइंटिस्ट है सबका लेक्चर करेंगे एक वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सब। रॉबर्ट हुक को तो तुम लोग जानते होंगे, कोशिका का खोज किया था इन्होंने 1665 ईस्वी में। ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो रॉबर्ट हुक खोज किया था ना वो मृत कोशिका का खोज किया था, ध्यान रखना। अगर जीवित कोशिका का खोज किया पूछेगा तो एंटनी वैन लीवनहॉक ने किया था। रॉबर्ट हुक, ध्यान से समझेंगे, रॉबर्ट हुक कोशिका का तो खोज किया था, लेकिन जो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटनी वैन लीवनहॉक ने किया था। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया था। तो मृत और जीवित दोनों में कभी कभी पूछने में तुमको कंफ्यूज कर देगा। सिर्फ कोशिका की खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक मारना है, लेकिन अगर जीवित कोशिका बोलेगा तो एंटनी वैन लीवनहॉक मारना है। 13 नंबर, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? बताइए। एक चैनल के रूप में कार्य करता है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कौन सा कोशिकांग, ठीक है, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक चैनल की तरह कार्य करता है? बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। टाइम दे रहा हूं तुम लोग को 1 मिनट का। ऑप्शन सी सही जवाब है, अंतःप्रेदवी जालिका। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक क्षणाक्षर संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? निम्नलिखित में से क्या एक क्षणाक्षर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक क्षणाक्षर संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? ऑप्शन ए लयन काय, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी क्रोमेटिन, ऑप्शन डी सूत्रकणिका है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र। हम चाह रहे कि तुम लोग खुद से आंसर दो, गलत आंसर दो लेकिन दो, और समझो क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, इसलिए मैं बार बार रुक जा रहा हूं कम से कम 1 मिनट के लिए। ठीक ना? तो इसका गुणसूत्र आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नंबर 15 नंबर, कोशिकाओं में किस प्रकार की अंतःप्रेदवी जालिका होती है? कोशिकाओं में कितने प्रकार के अंतःप्रेदवी जालिका होती है? तो अभी जस्ट मैंने बताया था 2 होता है। कौन कौन सा होता है? एक स्मूथ होता है, एक स्मूथ ईआर और एक रफ ईआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है। ये जो है वसा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये आपका राइबोसोम, इस पर राइबोसोम पाया जाता है।
राइबोसोम, ठीक है, जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। चलिए, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लेक्चर नंबर 4 थोड़ा वीडियो लेंथी बन गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी बहुत अच्छा से इसमें शेयर किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करना और कोशिश करना हमारे साथ जुड़े रहने के साथ साथ सपोर्ट करते रहना, ताकि आपके लिए वीडियो बनाने पर मेरे हमको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।